So here we go. Good afternoon, everybody. And welcome to this post-lunch session of this 7-day program on women and child health, child development, women and child development. What I intend to talk about is children's mental health in the time of कोरोना। कोरोना काल में बाल मानसिक स्वास्थ्य, that is the topic that I decided. Before going any further, may I just inquire, why do you think I decided this topic or I chose this topic? Anybody would like to make a guess? You have a chance to peep into my mind. See, the first thing is, I'm giving you a hint now. October is the mental health month. इसी महीने में 10 अक्टूबर को हम लोग वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे ऑब्जर्व करते हैं। अलावा इसके इसी महीने में एक और बात हुई है, और वो ये कि अभी स्टेट ऑफ द चिल्ड्रंस हेल्थ, वर्ल्ड चिल्ड्रंस हेल्थ रिपोर्ट आई है यूनिसेफ की इसी महीने, अभी कुछ ही दिन पहले। और फिर यह भी है मानना कि डेवलपमेंट की कल्पना नहीं की जा सकती विदाउट एंश्योरिंग गुड हेल्थ। तो इज इट क्लियर नाउ कि मेरे मन में क्या चल रहा होगा या चल रहा था जब हम लोगों ने ये तय पाया कि आज दोपहर बाद हम लोग चर्चा करेंगे चिल्ड्रंस मेंटल हेल्थ की। क्लियर है? हाउ मेनी ऑफ अस आर हियर? धनंजय जी? Yes, sir. There are 31 people now. Full house. 32 participants are there. Oh yes, yes. So idea is कि अगर कुछ टू वे बिल्कुल नहीं तो थोड़ा थोड़ा भी, इसलिए मैं बीच बीच में मौके दूंगा कि शायद कोई अपने को अनम्यूट करके बोलना चाहे। एंड आई थिंक इट्स ओके। ये सही है ना? हाँ सर। ऐसा ही चल रहा है ना? हाँ। मोड तो एनीवे। तो मेंटल हेल्थ मंथ में जबकि स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रंस हेल्थ की रिपोर्ट भी आई हो यूनिसेफ की, तो इससे बेहतर मौका क्या होगा बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करने के लिए। लेकिन यहाँ एक सीमा है, लिमिटेशन। सीमा ये है कि चर्चा जो हम लोग करेंगे वह कोरोना के परिप्रेक्ष्य में, कोरोना के इर्द गिर्द इस चर्चा को हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। ठीक है? अब हाल ही में कहीं मैं देख रहा था, नाम याद नहीं है, लेकिन एक किसी ने कोट किया किसी को
मौका था वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे का, और कोरोना काल में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो यहाँ एक साइकियाट्री के प्रोफेसर साहब हैं और डीन रिसर्च भी हैं IGIMS में, उन्होंने शुरुआत की एक कोटेशन से, और वो कुछ इस तरह से था, अगर मुझको सही याद है तो, कि वी आर डन विद द पेंडेमिक बट द पेंडेमिक इज नॉट डन विद अस। तो अब अभी भी दुनिया के कई देश हैं जहां की लॉकडाउन लगा हुआ है, कंटिन्यू कर रहा है। और अभी इसी हफ्ते चीन में, हालांकि बहुत बड़े पैमाने पर नहीं, लेकिन कुछ हिस्सों में, देश के कुछ हिस्सों में फ्लाइट्स कैंसिल की गई और स्कूल्स बंद किए गए। मतलब एक तरह से लॉकडाउन वाला सीन है। और अभी जो वैक्सीन की 100 खुराक पूरी हुई, 100 करोड़, 100 नहीं, तो मुख्यमंत्री जी ने क्या, प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, वो कुछ ऐसी बात कह रहे थे अभी 2 दिन पहले कि संघर्ष अभी जारी है, लड़ाई जो है अभी चल रही है, और ऐसे में हम हथियार अपना नहीं रखते। मतलब ये था कि हाँ ठीक है, टीकाकरण चल रहा है, बड़े पैमाने पर हो रहा है, इतने सारी खुराक दी जा चुकी टीके की डोजेस, लेकिन वैक्सीन की, लेकिन वो क्या है, सफाई और कड़ाई, ताकि जीतेंगे लड़ाई। तो सैनिटाइजेशन और मास्क और दूरी, उस सब के बारे में वो सब चालू रहेगा। तो मतलब ये है कि कोरोना अभी गया नहीं है, इसलिए कोरोना काल में मानसिक स्वास्थ्य जो है वो मौजूद मुद्दा है। इट्स ए वेरी रेलेवेंट थिंग टू टॉक अबाउट। अब केवल इन्हीं कारणों से या कोई और भी कारण है, एनी अदर रीजन? कोई बोलना चाहे तो जल्दी से बताए, अनम्यूट करके खुद को, फिर तो हम आगे बढ़ेंगे ही। हम्म, हम्म। तो अब हो क्या रहा है, एनीवे जो इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, उनका कहना है कि चिल्ड्रंस मेंटल हेल्थ हैज बीन द बिगेस्ट कैजुअलिटी। बिगेस्ट कैजुअलिटी। ठीक है। और आंकड़े बताते हैं कि आमतौर पर हमारे देश में 13 से 17% बच्चे जो हैं
वो मानसिक समस्याओं से ग्रस्त होते हैं आमतौर पर, अमूमन। लेकिन कोरोना काल में, और ध्यान रहे कि ये हम लोग तीसरे वर्ष में, कैलेंडर वर्ष के साथ देखें तो 19 में शुरू हुआ, 20 पूरा और 21 तीसरे वर्ष में चल रहे हैं। कोरोना काल में हर 7वां बच्चा जो है वैश्विक स्तर पर, वर्ल्ड लेवल पर, वो डायग्नोस्ड है, मतलब बिल्कुल आइडेंटिफाइड है उसका प्रॉब्लम, मानसिक समस्या से ग्रस्त है, हर 7वां बच्चा। और हर 5वां बच्चा जो है वो सेल्फ रिपोर्ट, उसको लगता है कि उसको कुछ समस्या है। देखा जाए तो बाल मानसिक स्वास्थ्य का जहां तक सवाल है, तो कोरोना ने यह जो समस्या है इसको उभार कर सामने ला दिया। नॉर्मली हम लोग साइकोलॉजी में 2 टर्म्स इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल और एबनॉर्मल। बल्कि परंपरागत रूप से देखा जाए तो अबनॉर्मल पर ही जोर ज्यादा रहता है, असामान्य। लेकिन कोरोना काल में इस दोनों के बीच एक नई चीज भी सामने आई, एक नई बात भी सामने आई। एंड व्हाट वाज दैट? वो नई बात क्या थी? इस दोनों के बीच नई बात क्या थी? नई बात थी वही न्यू नॉर्मल, जिसको कहते हैं हम लोग न्यू नॉर्मल। और न्यू नॉर्मल में कई सारी नई नई बातें हुई जिन्होंने बच्चों के शारीरिक, सामाजिक, मानसिक विकास को, या उनके मानसिक स्वास्थ्य को, या कहिए उनके साइको सोशल वेलबींग को प्रभावित किया है। तो ये बहुत वाजिब वजहें हैं, दीज आर वेरी वैलिड रीजंस फॉर टॉकिंग दिस आफ्टरनून अबाउट चाइल्ड मेंटल हेल्थ इन द टाइम ऑफ कोरोना। ये इसी दरमियान एक नया शब्द आया बच्चों के पालन पोषण से संबंधित। कोई कुछ बोले तो जरा माहौल बने, ये बड़ा एकलाप टाइप का लग रहा है। दिख तो रहे हैं कई लोग जुड़े हुए, लेकिन कोई कुछ बताए तो कौन सा नया शब्द आया है इधर। देख रहा हूं कुछ जाने पहचाने लोग भी हैं। अनफॉर्चुनेटली वो हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स एकदम म्यूट हैं, कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं। अरे हम लोग सुबह से सर प्रणाम। नमस्ते नमस्ते। तो खैर कोई बात नहीं,
क्यों, मतलब सुबह से बहुत ये हुआ क्या, क्या कहते हैं? नहीं सर, बहुत बहुत नहीं चर्चा सर, हुई है क्या? नहीं, चर्चा तो रोज उतनी ही हो रही है जितनी होनी है, हाँ। लेकिन समहाउ और अदर कोई रिस्पांस उधर से गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून के सिवा कोई रिस्पांस आ नहीं रहा है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया समझ गया। तो मैं ये कह रहा था कि we have quite a number of valid reasons for deliberating upon the topic that we have chosen, और मेरा ख्याल है कि आप लोग इस बात से सहमत हैं। जब अनम्यूट करने को कहा जाए तब कीजिए, म्यूट रखिए, है ना? हाँ, एनीवे, तो शब्द एक नया आया जिसकी ओर हम इशारा कर रहे थे और उम्मीद कर रहे थे कि शायद आप में से कोई उसको वहां पहुंचे। शब्द आया पेंडेमिक पेरेंटिंग। पेंडेमिक पेरेंटिंग, इसके बारे में चर्चा हम लोग आगे करेंगे और थोड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे, थोड़ी विस्तृत चर्चा करेंगे। इसके बारे में जो टिप्स दिए गए हैं एक्सपर्ट्स के द्वारा, उनकी ओर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि थोड़ी उनकी भी चर्चा करें। लेकिन अभी हम जो चाहते हैं आप लोगों को याद दिलाना, वो ये है कि कोरोना काल में एक तो आम तौर पर मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता बढ़ी, और बच्चों का जो मानसिक स्वास्थ्य है, चिल्ड्रंस मेंटल हेल्थ, उसको किस तरह से उसका संरक्षण किया जाए, किस तरह से उसको बचाया जाए, किस तरह से उसको प्रमोट किया जाए, उसको बढ़ावा दिया जाए, और किस तरह से उनको मानसिक परेशानियों से, बाधाओं से बचाया जाए, मतलब प्रिवेंटिव और प्रमोटिव सब तरह की कोशिशें की गई हुई हैं। महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में जो साथी हैं, शिक्षक हमारे, शिक्षक साथी हैं हमारे, उन लोगों ने जरूर ध्यान दिया होगा, कई सारी हेल्पलाइन पोर्टल MHRD के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR के द्वारा एक लंबा सिलसिला चला। अभी चूंकि हम लोगों के यहाँ अनलॉक चल रहा है कई अलग अलग चरणों में, अनलॉक 5 या 6 है शायद हमारी तरफ, तो अनलॉक इसलिए वो प्रयास कुछ शिथिल हुए हैं, लेकिन अभी भी है कि हाइब्रिड मोड में पढ़ाना है। UGC ने भी कह दिया कि 10 में 6 कक्षाएं जो हैं वो चलेंगी ऑफलाइन, तो 4 जो हैं 40% क्लासेस विल बी ऑनलाइन। तो देखा जाए तो सरकारी, गैर सरकारी कई सारे संगठन और संस्थानों ने ये सरोकार उनका दिखाई पड़ता है बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। कई तरह की चर्चाएं हुई और उसमें से बहुत तरह की बातें भी निकल के आई। उसकी एक वजह तो यह है कि जब हम बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं तो हम लोग
बाल विकास और बाल अधिकार की भी बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो यह एक सामान्य परिदृश्य है, जनरल व्यू, जो मैंने कोशिश की आपके सामने रखने की कि किस प्रकार जो है बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर चर्चा चल रही है कोरोना काल में, खास करके, या क्यों चलनी चाहिए। प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ चिल्ड्रंस मेंटल हेल्थ। अब बताइए कोरोना काल में ऐसा क्या हुआ। अच्छा, ये यहाँ पर एक और बात की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा। ये जो जिनको हम लोग कहते हैं डिजास्टर्स, आपदा या संकट काल, तो इनका समझिए दुष्प्रभाव, कुप्रभाव दो तबकों पर बहुत पड़ता है। एक तो महिलाओं पर बहुत प्रभावित होती हैं वो, और दूसरा बच्चों पर। मुझे बताया गया है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप लोगों का एक सेशन ह्यूमन राइट्स या ह्यूमन ट्रैफिकिंग और इस तरह के विषयों पर भी हुआ है। तो जब भी कोई आपदा, कोई संकट उपस्थित होता है तो महिलाएं और बच्चे जो हैं वो ज्यादा दुष्प्रभावित होते हैं, उन पर ज्यादा असर पड़ता है इसका नेगेटिव। ठीक है, और ये कई मायनों में स्वाभाविक भी है। इसकी कुछ बड़ी ही वैलिड रीजंस हैं। एक तो बच्चों की क्षमताएं सीमित होती हैं, उनकी समझ सीमित होती है कि क्या हो रहा है। और केवल बच्चों की ही नहीं, इस बार तो कोरोना ने हम सबको बहुत चकित, भ्रमित किया। एक शब्द बड़ा इस्तेमाल में आया, न्यू नॉर्मल। और न्यू नॉर्मल में यह भी था कि जो कुछ भी हो रहा है वह अभूतपूर्व है, न केवल अप्रत्याशित। कहा गया कि यह एक नोवेल एक्सपीरियंस है और सबके लिए, बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री, पुरुष, अमीर, गरीब, शहरी, देहाती। तो देखिए, तो यह ऐसा अभूतपूर्व, अप्रतिम, अनूठा अनुभव था जिसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। बल्कि कई डॉक्टर मित्रों ने कहा कि इसकी तो कोई दवा के बारे में भी हम लोगों को जानकारी नहीं है। ऐसा रहता तो कई डॉक्टर्स भी जो हैं, जो असमय काल कलवित हुए कोरोना के चलते। तो बच्चे जो हैं इस मामले में उनकी पोजीशन जरा और भी कमजोर हो जाती है, क्योंकि एक तो उनकी समझ सीमित, और दूसरा क्या है कि उनकी जो, जिसको हम लोग कहते हैं कोपिंग कैपेसिटी, तो वो भी सीमित। ठीक है, अब ये लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग, लिमिटेड कोपिंग स्ट्रेटजीज, और बता ही रहा था मैं कि जब भी कोई समस्या, कोई संकट, कोई आपदा की घड़ी आती है तो महिलाएं और बच्चे जो हैं वो उसका शिकार ज्यादा होते हैं। कोरोना काल में क्या हुआ ऐसा
कोरोना काल में ऐसा क्या हुआ जिसने बच्चों को प्रभावित किया? हाँ सर, कोरोना काल में ऐसी बहुत सारी चीजें हुई जिससे बच्चे प्रभावित हुए हैं, और बच्चे पेरेंट्स से अलग नहीं हैं। तो हुआ कि बाहर निकलना नहीं था, स्कूल बंद हो गया था, और कई सारे पेरेंट्स में जैसे पिता की नौकरी छूट गई है या माँ की नौकरी छूट गई है, तो उनका असर उनके मेंटल हेल्थ पे इस तरह भी पड़ा है कि बहुत सारी जगहों में फीस नहीं जमा हुई, बच्चों को स्कूल से एक अलग तरह का मैसेज आया कि आपका नाम कट जाएगा, आपको ऑनलाइन एजुकेशन नहीं मिलेगी। या जो इस तरह के वर्ग के बच्चे थे जिनको अवेलेबल ही नहीं थी ऑनलाइन एजुकेशन, मतलब उनके पास फोन ही नहीं था या इंटरनेट कनेक्शन नहीं था, तो वो बिल्कुल अलग थलग हो गए। और जो मानसिक स्थिति अगर माता पिता की खराब होती है तो बच्चों के भी मानसिक स्वास्थ्य पे उसका प्रभाव पड़ेगा कि घर में हिंसा हो रही है, लड़ाई झगड़े बढ़े, तो इन सब का भी असर जो है वो बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पे पड़ा। बिल्कुल। तो बच्चे जो हैं उनमें दुश्चिंता देखी गई, अवसाद देखा गया, घबराहट, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, आक्रामकता, आपस में उछल कूद भी नहीं मामूली, और ढिशुम ढिशुम भी नहीं, और भी बहुत तरह का उनमें परिवर्तन उनके व्यवहार में देखा गया। तो बच्चे जो हैं कभी कभी तो चाहते थे कि वो हमेशा अपने पेरेंट के इर्द गिर्द रहें, मतलब पेरेंट का टाइम ज्यादा सीख करने लगे। वो जल्दी सोना नहीं चाहते थे, मतलब सोने में उनको दिक्कत आई, नींद आती नहीं थी जल्दी, या उनका सोने का जो शेड्यूल था वो गड़बड़ हो गया, और भी बहुत तरह की समस्याएं जो है बच्चों में आई, जिसके बारे में सिलसिलेवार ढंग से हम लोग बात करना चाहें तो वो भी की जा सकती है, या कम से कम संकेत तो किया ही जा सकता है। बारी बारी से हम लोग चर्चा करें अगर, तो सबसे पहले तो घर से निकलना ही मुहाल हो गया। लॉकडाउन में यही हुआ ना कि कोई सड़क बाहर निकलिएगा पुलिस है, या ऐसा माहौल बना कि भाई सबको अंदर ही रहना है घर में। तो ये हो क्या रहा है, घर में क्यों रहना है, उससे जो परेशानी हुई उस पर हम लोग बाद में आएंगे। लेकिन घर में रहना है मतलब स्कूल बंद, मॉल बंद, पार्क बंद, खेल कूद बंद, मतलब घर से बाहर जो खेल कूद होता है, दोस्तों से मिलना जुलना बंद, भेंट मुलाकात बंद, तो सब जगह बंद ही बंद। अब ऐसे में अचानक से उनका जो सामान्य विकास है वह अवरुद्ध हो गया, और उल्टे उनके समक्ष जो है मानसिक परेशानियां आ गई। एक तो यह अभूतपूर्व था, पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था, तो मालूम नहीं था कि कैसे इसमें गुजर बसर करनी है, कैसे इससे कोप करना है, कैसे डील करना है, यह पता नहीं था। और माहौल ऐसा था जैसा अभी मैडम बता रही थी, प्रमिला जी, कि अब माता पिता चिंतित हैं तो उसका असर पड़ा बच्चे पर। आमदनी, एक तो शेड्यूल पूरा गड़बड़ हो गया, डेली जो दैनिक दिनचर्या है, रूटीन, और पता ही नहीं चल रहा है कि कैसे समय कटे। फिर हुआ कि अब ऑनलाइन पढ़ाई होगी, तो ऑनलाइन पढ़ाई जो है ये अलग एक नया ये था, बिल्कुल नूतन अभिनव प्रयोग। उस चक्कर में कई लोग बहुत कुछ सीख भी गए। गूगल मीट और जूम, इस सब का नाम कितने लोगों ने सुना था, हम लोगों ने तो नहीं सुना था। तो इस तरह से, लेकिन घबराहट, भय, आशंका और तरह तरह की बातें आती थी। लोगों ने अखबार लेना बंद कर दिया, तो
बहुत सारी अफवाहें जो हैं वो तैरने लगी। हालांकि लोग मिलते नहीं थे, लेकिन फिर भी मिलना जुलना नहीं होता था, लेकिन फिर भी संचार के जो दूसरे माध्यम थे वो तो काम कर रहे थे, बल्कि कुछ ज्यादा ही काम कर रहे थे, जिसको हम लोग सोशल मीडिया कहते हैं। तो स्क्रीन टाइम बढ़ गया। अब कहाँ गलबहियां करना दोस्त के साथ मिलके स्कूल में, और कहाँ स्क्रीन पर मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम, गुड आफ्टरनून मैम करते रहना। तो उसके चलते जो है तरह तरह की बाधाएं हुई, और ये समझिए कि कई रूपों में सामने आया। अब किन किन रूपों में सामने आया? एक तो स्कूल का मतलब बदल गया। स्कूल चला आया घर में, और परिवार जो है उसकी जिम्मेदारी बढ़ गई बच्चे के शिक्षा में, बच्चों की शिक्षा दीक्षा में। तो ये एक तरह से देखा जाए तो अच्छी बात भी थी कि परिवार जो है वो उसकी हिस्सेदारी बढ़ी। लेकिन स्कूल का एक जो स्वाभाविक सहज आनंद है बच्चों के लिए, वह कहीं बहुत पीछे छूट गया। ठीक है। और समस्याएं जो उनकी आई, अब कई तो बच्चे जो हैं वो जिनके घरों में बीमारी का हमला हुआ, जहां बीमारी ने पांव पसारे, तो वहां भय, दुर्भीति जिसको हम लोग कहते हैं, फोबिया, दुश्चिंता, अवसाद, कोई अपना किसी अपने को किसी ने खो दिया, तो वो एक अलग स्पाइरल चला। पीटीएसडी जिसको कहते हैं हम लोग, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो कई तरह की बातें, और बल्कि उस समय तो कहा जाता था कि गेट पर कोई, अगर गेट खटखटाता था, कोई गेट पर कोई आहट होती थी, तो लगता था कि बाप कौन आया, क्यों आया, किस लिए आया है। इस तरह का भाव बच्चों ही क्या बड़ों के मन में भी आता था। यहाँ एक छोटी सी बात और भी है, और वो ये है कि यह सब जो कोरोना के काल में बच्चों के मन मस्तिष्क पर असर पड़ रहे थे, इनका प्रभाव दूरगामी था। ये दूरगामी इनके परिणाम, दुष्परिणाम बच्चों के जीवन पर, वो कहते हैं ना कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। तो जब बच्चा ही मानसिक आघात से का शिकार हो जाए, मानसिक आघात से ग्रस्त हो, उसको दिमागी दुश्वारियां हो, तो जाहिर सी बात है। और अगर, क्योंकि हम लोगों के यहाँ खास करके हमारे देश में, एक तो ऐसे ही मेंटल हेल्थ जो है वो, उसका मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पोस्टपोनमेंट। सिर दर्द हो तो डॉक्टर को दिखाने में कोई झिझक नहीं है, या कोई दूसरी शारीरिक परेशानी हो तो। हालांकि सिर दर्द के लिए डॉक्टर के पास कौन जाता है जब तक माइग्रेन न हो। लेकिन ये कोई दिमागी परेशानी हो, कोई व्यवहार संबंधी कष्ट हो, बहुत चिड़चिड़ापन रहता हो, बहुत जल्दी जल्दी क्रोध आता हो, सपने अजीब अजीब आते हों,
कुछ अच्छा नहीं लगता हो, कुछ करने का मन नहीं करता हो, तब भी इसके लिए चिकित्सकीय परामर्श, चिकित्सकीय सहायता लेने में आमतौर पर टाल-मटोल ही किया जाता है। पोस्टपोनमेंट मेजर कैरेक्टरिस्टिक है मेंटल हेल्थ का जो सिनेरियो है हमारे यहाँ, खास करके पब्लिक एट लार्ज में, लोगों में आमतौर पर। तो बच्चों का जो मानसिक स्वास्थ्य है वो समझिए कि उभर कर सामने आया कोरोना काल में, क्योंकि सबके पास समय था और कहीं ना कहीं व्यवस्था भी थी। तो इसके चलते ये एक तरह से समझिए तो घर का माहौल जो है वो अजीब संशय भरा था, आशंकाओं से भरा, भय से ग्रस्त। हालांकि इसी बीच में कई लोगों ने अपने कई ऐसे कौशल का भी अनुभव किया जो उनके अंदर पता नहीं कब से छिपा हुआ था। लेकिन ये आमतौर पर चिकित्सा तो हुआ कि भाई बच्चों का पालन पोषण किस तरह से उनको संभाला जाए, यहीं पर आया आवश्यकता महसूस हुई और चर्चा शुरू हो रही है पेंडेमिक पेरेंटिंग की। और इसके भी दो भाग हैं। पहला यह कि आप अपना ख्याल रखिए, सेल्फ केयर फॉर पेरेंट्स, और तब चाइल्ड केयर, अपना ख्याल रखिए और फिर बच्चों का ख्याल। ये दोनों बातें जो है उस समय सामने आई। उसमें भी बच्चा अगर स्कूल जाने वाला है तो उसके लिए अलग फैक्ट शीट आया। फैक्ट शीट अपने यहाँ निमहंस वालों ने पूरा समझिए कि निमहंस बेंगलोर उस समय ऑनलाइन बड़ा सर्कुलेशन में था, एक पूरी बुकलेट ही तैयार की थी। और अमेरिकन एकेडमी फॉर चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स साइकियाट्री, AACAP, और इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट साइकियाट्री एंड एसोसिएटेड प्रोफेशंस, IACP-AP। कहने का मतलब कि देश के अंदर भी और बाहर भी एक्सपर्ट्स ने, सरकारों ने और कई सारी गैर सरकारी संस्थाओं ने भी ये कोशिशें की मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, और उसमें ध्यान था महिलाओं और बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के संरक्षण संवर्धन पर भी। मुझे लगता है यह जो कार्यक्रम अभी जिसमें आज हम सब लोग शरीक हैं, यह भी उसी कोशिश का हिस्सा है। क्योंकि मुझे याद है करीब साल भर पहले UGC की एक एडवाइजरी आई थी, जिसमें ऐसे एक दो कार्यक्रमों में शामिल होने का मौका भी मिला था मुझे, जिसमें कि ये करना था, महिलाओं की जो स्थिति है खास करके कोरोना काल में, उनकी जो समस्याएं हैं उस पर चर्चा करनी थी। हालांकि सारा कुछ ऑनलाइन ही चल रहा था, वेबिनार मोड में ही चल रहा था, लेकिन फिर भी चर्चा चल रही थी। तो पेरेंटिंग ड्यूरिंग कोविड-19, इसी को नाम दिया गया पेंडेमिक पेरेंटिंग। पेंडेमिक पेरेंटिंग में कई सारी बातें थी। जैसे मैंने बताया कि अगर खुद के लिए क्या करना है, बच्चे के लिए क्या करना है, बच्चा अगर स्कूल जाता है तो क्या करना है,
स्कूल नहीं जाता है, मतलब प्री स्कूलर है, अगर अभी स्कूल जाने वाला बच्चा नहीं है, तो प्री स्कूल एज वालों के लिए क्या करना है, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए क्या करना है, फिर जो बच्चे क्वारंटाइन में हैं उनके लिए क्या करना है, चिल्ड्रन इन माइग्रेंट लेबर, जो प्रवासी मजदूरों के बच्चे हैं जिनका कि पूरा शेड्यूल ही अपसेट हो गया था, या क्वारंटाइन में जो बच्चे थे बहुत सारी वजहों से। तो कहने का इस पर एनसीपीसीआर, जिसके बारे में हमने पहले उल्लेख किया, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इन लोगों ने इस पर बहुत ध्यान दिया कि जो क्वारंटाइन में बच्चे हैं या जो माइग्रेंट लेबर प्रवासी मजदूरों के जो बच्चे हैं, उनकी जो साइकोलॉजिकल वेलबीइंग है उसको कैसे इंश्योर किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, इसके लिए लोगों ने काम किया। और कहा गया कि इसमें फिर बाद में एडोलेसेंट्स को भी शामिल कर दिया गया, किशोर वय के, जो कि टेक्निकली बच्चों से अलग एक अलहदा डिफरेंट एज ग्रुप ही है उसमें, इसलिए उधर हम लोग नहीं जाएंगे। लेकिन पेंडेमिक पेरेंटिंग में बजाबता मैं ये कह रहा था कि गाइडलाइंस इशू की गई, बताया गया कि कैसे करना है, क्योंकि सिचुएशन वाज क्वाइट नोवेल, एकदम नया था ना पूरा प्रसंग। आम दिनों में जो माँ बाप अपने बच्चों को, खास करके माँ के बारे में तो नहीं, लेकिन जो पिता अपने बच्चों को केवल सुबह शाम देखते हैं, पता चला कि 24 घंटा एक के साथ रहना है, किसी को कहीं आना जाना नहीं है, तो दिनचर्या बदली तो उनका जो इंटरेक्शन का पैटर्न था वो भी बदल गया। तो खैर उसमें हुआ कि भाई आपको क्या करना है एज पेरेंट, बच्चों के माता पिता क्या करें, तो उसमें बहुत सी बातें बताई गई। और उसमें पहला ये था कि भाई आप जो अनुभव कर रहे हैं उसको लेके किसी तरह का झिझक, कोई शर्म या कोई अनावश्यक परेशान होने की बात नहीं है। अगर आप चिंतित हैं, भयभीत हैं, आशंकित हैं, तो इत्मीनान रखिए, ये बिल्कुल सामान्य बात है। अभी जो परिस्थिति है उसमें हर कोई परेशान है, हर कोई चिंतित है, हर कोई भयभीत है, हर कोई सशंकित है, केवल आप ही इसमें नहीं है, ये सबकी यही हालत है। मतलब ये है कि ये सामान्य बात है, इसमें कोई बहुत अजूबा अजीब असामान्य नहीं है, इट्स क्वाइट नॉर्मल। और ये था कि आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, आपके साथ जो हो रहा है उसको, उससे मुंह मत मोड़िए, उसको छिपाने की कोशिश मत कीजिए, और आप अपने रहन सहन का तरीका जो है वो एक रूटीन फॉलो कीजिए, हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो कीजिए, हो सके तो कुछ नया सीखिए, किसी शौक जिसको आप बहुत समय से पूरा नहीं कर पाते थे उसमें समय लगाइए, या कोई नया शौक पालिए। और इस तरह की बहुत सारी बातें जो हैं, हंसने के लिए समय निकालिए, खुश होने के तरीके सीखिए, इस तरह से सेल्फ केयर फॉर पेरेंट्स ये उनको बताया गया। क्योंकि भाई अगर आप खुद ही बेहतर नहीं होंगे, बेहतर नहीं फील करेंगे, तो अपने बच्चे की भी बेहतर देखभाल आप नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हुआ कि बच्चे क्या करें, बच्चे क्या करें, तो बच्चों के लिए भी बताया गया कि बच्चों के लिए क्या करना है भाई। तो बच्चों के लिए एक फॉर्मूला सा आया कि 3 T's। अब 3 T's में क्या है, पहला तो है कि टाइम, आप अपने बच्चे के साथ टाइम दीजिए। अब उसमें एक और क्वालिफायर भी लगा दिया गया, क्वालिटी टाइम। मूल भाव यही है कि आप अपने बच्चे के साथ समय बिताइए,
उसको समय दीजिए। ये नहीं कि घर में ही हैं तो अपना कुछ लेके पड़े हुए हैं, कोई किताब या कोई सीरीज, अपना अपना मोबाइल में सब लोग डूबे हुए हैं। ऐसा नहीं, बच्चे को समय दें। तो पहला टी था टाइम, दूसरा है टॉक, उससे बात कीजिए। उसको बताइए, और केवल बताइए ही नहीं, सुनिए भी। बात कीजिए मतलब ये नहीं केवल आप ही बोलिए। इसीलिए अभी कुछ लोगों ने जो 3 T's कहा, तो कुछ लोगों ने 3 C's भी कहा, उसकी भी चर्चा हम कर देंगे अभी थोड़ी देर में। तो पहला टी था कि टाइम दीजिए, दूसरा टॉक, और तीसरा था टीच, कि उसको सिखाइए, उसको पढ़ाइए। कोई अच्छी बात, कोई काम की बात, कोई नई बात। या सबसे अच्छा तो ये था, कहा गया कि कोरोना के बारे में जो सटीक प्रामाणिक जानकारियां आपके पास हैं, उसको अपने बच्चे से आप साझा कीजिए, ताकि वो अनावश्यक भय, आशंका अथवा अवसाद का शिकार न बन जाए बच्चा। तो ऐसी और भी कई सारी बातें हैं। कुछ लोगों ने 3 C's कहा, कुछ लोगों ने 3 T's कहा। 3 C's में था कनेक्ट, कम्युनिकेट, कन्फर्म। अब मतलब ये था कि बच्चा जब कोई बात कहे तो आप उसको नकार मत दीजिए कि ना ऐसा कहा है, ऐसा कहीं होता है थोड़ा, तुम्ही को ऐसा लगता है, इस तरह से नहीं। जब तो कनेक्ट, वही बात है, बच्चे से जुड़े आप। जब जाहिर है समय देंगे तो कनेक्ट भी करेंगे या बातचीत करेंगे। तो कम्युनिकेट, वही जो टीच, कि उसको बताना है जो सही बात है, जो उसके काम की बात है, जिससे उसको लाभ होगा। तो कम्युनिकेट, कनेक्ट, कम्युनिकेट एंड कंफर्म, उस तरह से अलग अलग वो चला था कि 3 T's 3 C's। कुछ लोगों ने उसको 7 C's भी कहा, लेकिन अभी उधर हम लोग नहीं जाएंगे। तो स्कूल जाने वाला बच्चा है, स्कूल नहीं जाने वाला है, बच्चा कोई सवाल पूछे तो आप उसको टालिए मत, टाल मटोल न करें। उसकी जिज्ञासाओं का जहां तक बन पड़े समाधान करें। जो जानकारी उसको चाहिए वो उसको आप बताएं, ठीक है। और फिर उसको ये भी बताएं कि तुम दोस्तों से मिल नहीं पाते, लेकिन उनसे जुड़े रह सकते हो, उनसे बात करके, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके, वीडियो कॉल करके। तो और फिर ये भी हुआ कि उनको आप क्रिटिसाइज ना करें, उनको अप्रिशिएट करें। ओ शाबाश, बहुत अच्छा, दैट्स ग्रेट, अरे वाह, बहुत सुंदर। तो एक तरह का माहौल जो है वो। इसके बाद हुआ कि भाई आपको ध्यान रखना है कि बच्चा आपका क्या करता है, उसमें कौन कौन से चेंजेज आ रहे हैं, परिवर्तन उसके व्यवहार में, उसके, क्योंकि ये चाइल्ड मेंटल हेल्थ का जो मसला है, ये कहीं ना कहीं पूरे उसके व्यक्तित्व से भी जुड़ा हुआ है। तो ये समझिए कि मनोविकास जो है वो उसके व्यक्तित्व विकास का भी हिस्सा है। इसलिए कई तरह की बातें जो है उसमें बताई गई कि बच्चा जो है वो किस प्रकार, अब जैसे ये पूरा का पूरा कोरोना काल जो है, ये एक तरह का वंचन का काल था, डिप्राइवेशन टाइम। महीने भर का राशन आपने क्यों खरीद के रख लिया, क्यों आजकल हरी सब्जी आती है, एक तो जल्दी मिलती नहीं है, और मिलती भी है तो आप बहुत देर तक उसको क्या क्या ऐसे धोवो वैसे साफ करो, ये सब करते रहते हैं।
मिलने जुलने में क्या परेशानी है, लोगों से क्यों नहीं मिलने दे रहे हैं, तो ये सब बात उसको बताना जो है ये जरूरी है। और ये तभी हो पाएगा जब आप उससे बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, उसके जो कंसर्न्स हैं उनको आप एड्रेस करेंगे। इसलिए बच्चे के साथ समय बिताइए, क्वालिटी टाइम, उसके साथ खेलिए, बोलिए, बतियाइए, उसको उसकी जो जरूरतें हैं केवल भौतिक शारीरिक ही नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक, उनका भी ध्यान रखना है आपको। और है क्या कि कनेक्शन, स्टे कनेक्टेड, एक तरह की बॉन्डिंग होनी चाहिए, एक तरह की बॉन्डिंग जो है उस पर बड़ा जोर दिया गया। एक बात जिसकी ओर ध्यान देना बहुत जरूरी समझा गया वो था कि बच्चे में रेजिलियंस डेवलप होना चाहिए। बच्चे में रेजिलियंस डेवलप होना चाहिए। अब रेजिलियंस जिसको हम लोग कहते हैं जुझारूपन, है ना, बाउंस, द टेंडेंसी टू बाउंस बैक, एबिलिटी टू बाउंस बैक, प्रतिरोध क्षमता, या जिसके लिए कहा गया साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी। तो उस पर भी बहुत सारी चर्चा हुई कि कैसे रेजिलिएंट बनाना है बच्चों को ताकि वो तरह तरह की मानसिक समस्याओं के शिकार न हो। कितना समय है मेरे पास धनंजय जी? 3:30 या 4? क्या कब तक चलना है? सर आपके पास अभी है, आधा घंटा है सर। ओ अच्छा, 2:30 से 4। हाँ हाँ सर। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, समझ गया, हाँ, हाँ, समझ गया। 1.5 घंटे का सेशन ही होगा। तो रेजिलियंस के बारे में फिर कोरोना काल में एक कुछ तो बच्चे थे जो क्वारंटाइन में थे, घरों में थे। एक और ग्रुप है बच्चों का, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स जिसको कहते हैं, जो लोग काम करते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी में या चाइल्ड साइकियाट्री में, उनको पता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बच्चे, जो लोग स्पेशल एजुकेशन में काम करते हैं उनको भी पता है। तो बच्चे चाहे घर में हो, क्वारंटाइन सेंटर में हो, स्कूल जाने वाले हो, स्कूल न जाने वाले हो, मतलब स्कूल गोइंग हो या प्री स्कूलर्स हो, नॉर्मल सामान्य बच्चे हो या चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हो, जिनकी कुछ खास किस्म की जरूरतें होती हो, ऐसे बच्चे हो। देखा जाए तो कोरोना काल में बच्चों के मानसिक विकास, मानसिक स्वास्थ्य पर असर तो पड़ा। अब कोई कहेगा कि भाई आप उतनी देर से केवल नकारात्मक बातें कर रहे हैं, तो और उसका कोई बेसिस भी शायद नहीं है, क्योंकि उस तरह से कोई बड़ा सा अध्ययन जो है मेरी नजर में तो नहीं आया है। लेकिन एनेक्डोटल केसेस या न्यूज रिपोर्ट्स या मीडिया में जो रिपोर्ट्स आई
तो उनसे, या फिर अभी हाल में जो वो यूनिसेफ वाली रिपोर्ट आई है जो कि अवेलेबल है ऑनलाइन और काफी कॉम्प्रिहेंसिव भी है, तो उससे ऐसा लगता है कि यह जो चर्चा है यह निष्प्रयोजन नहीं है, या कहिए बेबुनियाद नहीं है। इट्स नॉट अ बेसलेस अफेयर। है क्या कि लोग दुनिया के तमाम देशों में, कई सारे देशों में, उसमें तो बाकायदा बच्चों के नाम सहित उनको कोट किया गया है और उनके जो डर हैं, उनकी जो परेशानियां हैं, वो बाकायदा उसको स्वर देते हैं। दे वॉइस देयर कंसर्न्स कि उनकी क्या परेशानी थी, किस बात से उनको भय लगता था और कैसे उसके लिए क्या किया उन्होंने। उसमें शिक्षा का सवाल है, स्वास्थ्य का सवाल है, और जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो उसमें मानसिक स्वास्थ्य भी है। ये बिल्कुल समझिए मौलिक अधिकारिताएं हैं, बेसिक राइट्स हैं हर बच्चे की, स्वास्थ्य का अधिकार और शिक्षा का अधिकार। तो इसलिए ये कई तरह की बातें हैं जिनके हिसाब से बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा करना जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। मुझे लगता है मैं यहीं रुकना चाहूंगा और कुछ सुने कि लोग क्या कहते हैं, जो हमको पिछले घंटे से 65-70 मिनट से जो लोग सुन रहे हैं वो क्या बोलते हैं, जरा कुछ पता तो चले। धनंजय जी। बताइए कुछ। वेद प्रकाश जी, आप तो दिख रहे हैं स्क्रीन पर, पूरे मनोयोग पूर्वक बताइए। सर, आपका व्याख्यान बहुत ज्ञानवर्धक था और बहुत सारी चीजें सुनने के बाद उसको फॉलो करने की जरूरत है। और हमको ये लगता है कि ये जो टॉपिक था वो हमको और साथ साथ जो भी लोग इस में जुड़े हुए हैं उनको काफी लाभप्रद होगा। देखिए, कई तो आप में से, आपके घरों में बच्चे होंगे, परिवार वाले लोग हैं, जी तो अपने आपके अनुभव भी होंगे। जी बिल्कुल। यह जो विषय है इससे जुड़े हुए आप में से बहुतों के अनुभव भी होंगे, जी तो उसके हिसाब से उसके बरक्स भी आप बता सकते हैं कि आज जो है वो, अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, वह आपको कैसा अनुभव हुआ। नहीं सर, अनुभव तो बहुत अच्छा हुआ सर, और बहुत अच्छा लगा आपका व्याख्यान हमको। एक आदिल अजीत जी दिखाई पड़ रहे थे थोड़ी देर पहले, हैं तो बताएं। वो हैं विनोद गुप्ता हैं, ये तो पहले वो लोग हैं जिनसे हमारी भेंट है। मैडम रीना मालवीय हैं। मैं बता रहा हूँ सर, मेरे अनुभव है। हाँ बताइए। हाँ सर, मैं सर बताऊं आपको कि कोरोना के समय में जो ये सेकंड वेव जब आया 2021 वाला अप्रैल में, और जस्ट होली के बाद ही सर, थोड़ा, हाँ हाँ, थोड़ा और जोर से बोलिए प्लीज। हाँ हाँ सर, जस्ट होली के बाद ही सर जो है ये हम लोगों का ये गोरखपुर में भी, मतलब यूपी के रीजन में भी ये स्प्रेड होना शुरू हुआ। और हम लोगों ने, हमने और हमारी पत्नी ने उसी समय टीका लिया, और टीका लेने के दूसरे तीसरे दिन ही हमारे बड़े बेटे को बुखार आना शुरू हो गया सर, जबकि वो कई दिन से बाहर निकल ही नहीं रहा था। लेकिन वो सर बुखार आना और बहुत मामूली सिम्टम थे, और उसमें कुछ हुआ नहीं, फॉर्चुनेटली भगवान की दया से। लेकिन उसके बाद फिर मेरा छोटा बेटा सर आ गया उसकी चपेट में। दोनों बच्चे मेरे कोरोना में एक के बाद एक, और एक दिन हालत स्थिति ये हो गई थी सर कि एक समय में एक ही घर में हम 4 प्राणी 4 अलग अलग कमरों में आइसोलेटेड थे, क्योंकि अब हमको ये भी नहीं पता था कि मेरी पत्नी को है, मुझको है,
मैं दोनों बच्चों को तो दिखाई ही दे रहा था। अब सर आप बताएं कि सुबह मेरी पत्नी किचन में जाती थी, शाम को मैं किचन में जाता था, और जब मैं किचन में होता था तो मेरी पत्नी अपने बेडरूम में होती थी, और जब वो बेडरूम में किचन में होती थी तो मैं अपने कमरे में होता था, और हम दोनों बारी बारी से बच्चों के खाना बाहर, मतलब सर मैं बता नहीं सकता कि उनके बाहर जेल की तरह उनको बाहर हम लोग रख के आते थे, बता कि बेटा खाना उठाओ, बेटा पानी उठाओ और वो दिन भर सर जो है बेचारे कमरे से बाहर नहीं निकलते थे। और लेकिन ये तो एक सर बिहेवियरल एस्पेक्ट है। जो मेजर चीज घटित हुई वो ये हुई कि मेरे बड़े बेटे का ठीक होने के बाद भी 19-20 दिन के बाद भी पल्स रेट कम नहीं हो रहा था और उसकी बीपी हाई हो गई सर। तो 1 महीने बाद मैं अपने कार्डियक जो हमारे एक स्पेशलिस्ट हैं मैं उनसे मिला, मतलब वहाँ मुझे जाना पड़ा क्योंकि जब भी मैं मेजर करता था उसकी बीपी हाई रहती थी। हम जानते थे कि सर थ्रोम्बोसिस वाली प्रॉब्लम वहाँ होती है। तो उसकी नींद सर खत्म हो गई, उसको नींद ही ना आया, रात भर बैठे रहे हमारे बगल में। तो ये 2 चीजें, इंसोम्निया और बीपी और पल्स, मेरे बड़े बेटे को सर मैंने देखा, और छोटे वाले में डिफरेंट टाइप का रिएक्शन हुआ। वो एकदम चुप मार गया, डिप्रेशन वो बोलबे न करे वो एकदम शांति से चुपचाप बैठा रहे कहीं कमरे में, एकदम लेटा रहे, दिन भर लेटा रहे। स्लीपीनेस जिसको कहते हैं सर। क्या खाओगे? हाँ दे दीजिए। नहीं खाएंगे चाहे नहीं खाएंगे, पानी पिएंगे नहीं पिएंगे, हाँ एकदम इंडिफरेंट नहीं है। सो वी सफर्ड विद दीज सिम्टम्स। और हम लोग भी सर, मेरी अपनी जो है वो वेलबींग बहुत खराब हो गई थी। मतलब मेरे एक तरह से फाइब्रोमाल्जिया की मेरी बॉडी में जो स्थिति उस समय शुरू हुई, मैं आज तक साइकोसोमेटिक वो प्रॉब्लम झेल रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ सर अपना, मतलब मेरे इसको एक शेर है जिसको कहते हैं कि कोई ऐसा जगह नहीं है देह में सर जहाँ आज मुझे दर्द एक शेर है सर, मैं उसके माध्यम से कहूंगा कि 1 2 10 नहीं, पूरा बदन जख्मी है, दर्द भी परेशान कि उठे तो कहाँ से ये वो शेर एक और शेर है, हमको लगा आप वही सुनाएंगे जी सर। कि सिर से सीने में कभी या क्या पांव से के भी एक जगह हो तो कहें दर्द इधर होता है, इधर होता है, वही तो वही कहाँ होता है ये बताना बड़ा मुश्किल हो गया है। वैसे हमारा दर्द आपको पता तो होगा सर, मैंने अभी 2 दिन पहले सुना है और मैं तो हाँ, इसीलिए आप जाने दीजिए उसको, आम मत कीजिए, वो चर्चा है आम में ना आए तो इसी, लेकिन वो है अपनी जगह, तो वो दर्द है, वो बड़ा इसीलिए विकट समय है। और जानते हैं आज उसके बाद पहली बार ये गोरखपुर की, माने गोरखपुर का ऐसा प्रभाव है और गोरखपुर का ऐसा असर है कि हम ना कह नहीं पाए। हम उसके बाद पहली बार इस तरह का कोई किसी आयोजन से जुड़ने की हिम्मत कर पाए हैं। खैर, तो शायद आपको लगा भी होगा कि है हमने एक जगह ये भाषण दिया सर इसी मानसिक स्वास्थ्य पर ही, कोरोना पीरियड में। तो मैंने एक टूलेज यूएसए में उन लोगों ने एक टीम है जो काम किया था, टूलेज यूनिवर्सिटी सर, टूलेज करके है यूनिवर्सिटी एक जो है यूएसए में, फिलाडेल्फिया या कहीं है ये। तो उनकी एक टीम है जिसमें उन सबों ने काम किया था। तो उन सबों ने ये रिपोर्ट किया है कि ड्यूरिंग कोरोना ये जो नेटवर्क है इसने सोशल आइसोलेशन को ब्रेक होने से बचाया है। सर वॉइस नहीं आ रही अब। हाँ अच्छा, वैसे यहाँ तो ठीक ठाक है, सुनाई दे रही आवाज, सुनाई दे रही? नहीं आवाज नहीं आ रही है, वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा लीजिए। अच्छा वॉल्यूम है, बस मैं क्या बताएं, ये नेटवर्क की यहाँ हमारे विभाग में थोड़ी सी प्रॉब्लम है रीना। ठीक है, अब सुनाई दे रही है आवाज? सर बहुत थोड़ा थोड़ा लेकिन सुनाई दे रहा है। आ रही है मगर हल्की हल्की। अच्छा जी जी सर कोई बात नहीं। हाँ सर, तो ये जो जैसे आज हम लोग मिल रहे हैं, मतलब दुख तो मुझे बहुत हुआ सर, और मैं चाहता भी था बात करना, लेकिन मैंने इंतजार किया कि आपसे इस दिन भेंट होगी, मैं इसके बाद आपसे बात करूंगा। और आप देखें सर, हम लोग जब सोशल गैदरिंग में जब जुटे तो थोड़ा अपना शेयर किए, ये बहुत काम कर रहा है सर। भले ही हम लोग एकदम आमने सामने नहीं है, लेकिन कम से कम एक दूसरे के मुखातिब हैं। हाँ, अरे हम तो बराबर कहते रहे हैं कि गोरखपुर इज लाइक माय सेकंड होम, वो मेरा दूसरा घर है। इसीलिए सर हम लोगों ने सर कहा कि आपको जरूर सर यहाँ बुलाएं।
खैर आप कोई और कोई मैडम लगा सर। रीना मैडम को। हाँ सर मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी सर। बहुत ही सारगर्भित आपका व्याख्यान रहा और विभिन्न पक्षों को आपने बहुत अच्छे से बताया और समझाया। सर एक ये टाइम वाले मुद्दे पे जो आपने पेरेंटिंग के लिए कहा है कि समय दीजिए, तो जब वर्किंग पेरेंट्स होते हैं तो ये थोड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि बच्चों की भी क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं और टीचर्स के ऊपर भी इतना बोझ है कि आपको भी ये करना है ये करना है। तो कई बार होता है कि बच्चों की क्लासेस वो बीच में ऑफलाइन हो गए, अपने से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं और घर पेरेंट्स नहीं है, तो थोड़ी मुश्किल आती है। फिर वो घर आने पे कंप्लेन करते हैं कि मेरी क्लास नहीं हो पाई, मेरा ये नहीं हो पाया। तो सर इसको थोड़ा मैनेज करना मुश्किल है, उसके लिए कुछ टिप्स देंगे क्या? उसमें ऐसा है कि शुरू में एक ये था कि समय काटना मुश्किल था, फिर हुआ ये कि ऑफिस चला आया घर, स्कूल में घर, स्कूल भी चला आया घर। लेकिन फिर ये व्यवस्था आई सरकार की तरफ से कि एक क्लास जो है, खासकर स्कूली बच्चों के लिए ये इंतजाम, सरकार का निर्देश आया। एनसीपीसीआर वालों ने इसमें बड़ा काम किया। उन्होंने कहा कि भाई कभी भी 40 मिनट से अधिक का एक क्लास नहीं होगा, वो क्लास के बीच में ब्रेक होगा और एक दिन में 3 से अधिक क्लास नहीं होगा। और उसमें भी कहा गया कि केवल जो पारंपरिक विषय हैं जैसे कि लेक्चर, ये हिस्ट्री है और क्या नाम है मैथमेटिक्स है, तो यह जो अलग अलग विषय हैं पाठ्यक्रम के, केवल उनकी चर्चा नहीं होगी, उसमें योगा का, म्यूजिक का क्लास भी होगा और पीटी भी, ऑनलाइन पीटी क्लासेस, इसकी भी चर्चा। एक तो ये हुआ। दूसरी बात ये है कि ऑफिस वाला मसला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि पहले तो ऑफिस आवर होता था और ऑफिस जाना है, आना है, वहां लोगों से भेंट होगी, उतला आया है घर, और ऑफिस आवर जो है उसकी कोई सीमा ही नहीं रही। ऑनलाइन मतलब हमेशा आप उपलब्ध हैं अपने बॉस के लिए। तो ये शुरू में ये भी परेशानी थी, धीरे क्योंकि पूरा सिस्टम नया था। अब तो बहुत तरह की वो उसमें भी क्या कहिए प्रोटोकॉल्स डेवलप किए जा रहे हैं। लेकिन हाँ, आपका कहना बिल्कुल सही है और स्वीकार्य भी है कि जब सब कुछ ऑनलाइन हो गया तो टाइम मैनेजमेंट जो है ये बड़ा विकट, ये समस्या विकट हो गई। और खास करके जो गृहिणियां थी, हाउस वाइफ्स, होम मेकर्स, उनके लिए जरा सा भी मी टाइम जो है वो, उनका खुद अपने लिए टाइम जो है निकालना, वो बहुत बड़ा कठिन संसाध्य हो गया। आपकी बात से सहमत। धन्यवाद सर। अरे जी आइए आइए, बहुत मजा आया आपके छत पर चंद्र ग्रहण देखकर। हम बस निकल ही रहे थे। हाँ, इतना मजा आया कि पता ही नहीं चला, बाकी सब घर चले गए। हाँ, आप लोग वापस जरूर आइएगा, हम आपकी खातिरदारी करेंगे। हाँ, बिल्कुल आएंगे। पता है 2 महीने में सूर्य ग्रहण है। क्या महीने में कुछ आवाज आ रही है? जी जी म्यूट कर दीजिए। हाँ जी सर, जी सर। हाँ भाई, तो, अरे कुछ नहीं तो हाँ अपना सर। हालचाल ही बताएं आदिल अजीज। आदिल सर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। बड़े दिनों बाद दिखाई पड़े हैं। हाँ सर, आदिल रिपोर्ट कर रहे हैं और भी लोग हमारी टीम के बैठे हुए हैं। हाँ हाँ जी सर। तो सर यही सब है। और मैं समझता हूँ कि हमारे पार्टिसिपेंट्स ने, रीना मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? सर हाँ ठीक ठीक। सर को इतने दिनों बाद फिर से अपने सामने देखकर और सुनते हुए बहुत अच्छा लगा। हालांकि कुछ दुखद भी है, वो मैं सर से बात करूंगा और मैं नहीं चाहता कि आप लोग अभी उससे अवगत हों। फिर भी
सर ने हम लोगों के निवेदन पर, मनोविज्ञान विभाग के निवेदन पर, और चूंकि उनसे हम लोगों का बड़ा स्नेह का रिश्ता है, जैसा सर ने खुद कहा कि वो गोरखपुर को अपना दूसरा घर मानते हैं, हम और अनुभूति जी भी सर को अपने बिल्कुल बड़े भाई तरीके उनको उनका ये अपनत्व और उनका ये स्नेह हमारे ऊपर रहता है, और उनका कुछ भी कहा हमारे लिए आदेश होता है, और हम तो चूंकि छोटे हैं तो हम जो भी कहते हैं वो स्नेह में कहते हैं, तो सर मना कर नहीं पाते हैं क्योंकि हम लोगों का संबंध है। और मैं ये देखकर बहुत खुश हूँ कि आज मैं सर को अपने सामने सुन रहा हूँ और उनसे मेरी बातें हो रही हैं। बहुत अंतराल पे, बहुत दिनों बाद हुई, ये मेरी गलती भी हो सकती है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि हम सब लोग कोरोना में जूझे और उससे जूझ भी रहे हैं। तो सर ये एक अच्छा मौका था जहां आपने हामी भरी और हम लोगों के साथ सर संवाद के लिए आपने अपनी सहमति दी, और एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पर जो कि जिससे हम सब जूझ रहे थे, जिस पर हम बातचीत कर भी रहे थे, लेकिन जिन चीज़ों की ओर सर आपने इशारा किया, जिन बीमाओं और जिन कंपोनेंट्स, जिन तत्वों की आपने सर बात की, अभी हमारे एक पार्टिसिपेंट ने पूछा भी कि बच्चों की समस्या है वो, तो ये बहुत ही पर्टिनेंट इशू था सर, जिस पर बातचीत बहुत जरूरी थी बाल विकास पर। तो सर मैं समझता हूँ कि आपने लगभग उसके सभी पक्षों, सभी आयामों को आपने छुआ और उसको जो है विस्तार दिया। सर अपने HRDC सेंटर, ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर गोरखपुर विश्वविद्यालय और अपने विभाग की ओर से, अपने कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर अनुभूति दुबे, विभाग अध्यक्ष मनोविज्ञान विभाग की ओर से, अपनी ओर से, हमारे जो टेक्निकल टीम में हमारे रिसर्च स्कॉलर्स हैं, हम सब की ओर से सर आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो हम लोग के बीच आप आए और आपने अपनी बातें पार्टिसिपेंट्स की ओर से भी सर। धन्यवाद, प्रणाम सर। नमस्ते नमस्ते। ठीक तो है, सब बढ़िया सर। सोमवार को ना, तो हम लोग कल, एक संडे है, सभी पार्टिसिपेंट्स कल उसको एंजॉय करें। मंडे को हम लोग फिर 10:30 पे फिर से यहाँ एकत्रित होते हैं और उसके बाद अपने संवाद को आगे हम लोग ले जाएंगे। मंडे को भी हाँ बहुत अच्छे हमारे संवाद होंगे। क्या कहते हैं? हाँ, लिंक हम लोग समय से भेज देंगे आप लोगों को, आप लोग उसको देख लेंगे, ग्रुप पर ही जाएगा। और अगर कोई दिक्कत हो तो जैसा कि सुबह हमारे HRDC से आए थे सुधाकर मिश्रा जी, आप उनसे संपर्क करें, वो आपकी बात सुनेंगे और उनका समाधान भी करेंगे। तो आप सभी पार्टिसिपेंट्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत सहयोग किया, बड़े मनयोग से आपने पार्टिसिपेट किया और हमारे एक्सपर्ट्स को सुना। तो आप लोगों के धन्यवाद के साथ अब हाँ मंडे को फिर हम लोग मिलते हैं 10:30 पे। ठीक है, तो हम लोग लीव कर रहे हैं।